मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस घटना चक्र 2023 बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिसका मैं रिवीजन आप लोगों को कराने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य के बीपीएससी, बीएसएसएससी, सिविल कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अभी मैं आपको, यह मेरा पार्ट 1 है घटना चक्र रिवीजन का, और इसमें मैं आपको सबसे पहले रिवीजन कराऊंगा केवल अभी साइंस का पार्ट करा रहा हूँ दोस्तों मैं, इसके बाद फिर अगला मैं कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं, उसमें आप लोगों का व्यू काफ़ी बढ़ रहा है, प्लस सब्सक्राइबर भी आप लोगों की मदद से काफ़ी हो गया है। मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैक्सिमम हो सके आप लोगों को दे सकूं दोस्तों, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी तैयारी इसी पुरजोर से एकदम किए जा रहे हैं दोस्तों, जिसका मुझे उम्मीद है। और आप लोगों को आपके पेरेंट्स वगैरह भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने मेहनत को जारी रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है, और मैं चाहता हूं, प्रत्येक टीचर ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट ज़रूर अच्छा करे, ताकि उससे उसका नाम होता है और उसे बहुत ही खुशी होती है। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा स्क्रिप्ट बता देता हूँ दोस्तों, कि मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार, इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था और जेसीओ रैंक से, जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक से मैं रिटायर्ड हुआ। उसके बाद मैंने मेहनत करके पढ़ाई किया और अपने परिवार को संभालते हुए भी और आगे बढ़ा। दोस्तों, आज मैं स्टेशन मास्टर के पद पे चयनित हो गया हूं, और बहुत जल्द ही, मैं इलाहाबाद बोर्ड से हूं और लखनऊ डिवीज़न मुझे अलॉट हुआ है। बहुत जल्द मेरी ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है दोस्तों, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कामना करता हूं कि आप लोग भी पढ़ाई करें और अपना सक्सेस सिक्योर करें। दोस्तों, मैं अभी सामान्य विज्ञान आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। सामान्य विज्ञान के इस सिलसिला में रिवीजन का ये पार्ट 1 है, और मैं आप लोगों के लिए अभी सामान्य विज्ञान पे परिचर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और इसका पूरा फायदा उठाएं आप लोग। सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ मैं, प्रश्न उत्तर को बोलते जा रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। दोस्तों, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। दोस्तों, इसमें जो है, इसका आंसर जो है, सही आंसर वो है बी, सॉरी, बी नहीं है दोस्तों। इसका जो उत्तर है वो सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों। इसका विश्लेषण भी दिया हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की इकाई है, एंगस्ट्रम की निम्न में से क्या इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, या वेग की इकाई है? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर तरंग दैर्ध्य है दोस्तों। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं दोस्तों। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रम से किया जाता है, इसको याद रखिएगा। साइंस भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी प्रश्न में कम से कम 5 से 10 प्रश्न साइंस से रहते हैं दोस्तों। 1 एंगस्ट्रम का बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष, ऑप्शन दिया है, समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है ये दूरी का है। प्रकाश वर्ष जो है ना, यह इकाई दूरी का होता है। ये आंसर सी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि प्रकाश वर्ष
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 to the power 46 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 15 मीटर होता है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में, उपयुक्त में कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका आंसर है हर्ज। हर्ज से नापा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। इससे कम की ध्वनि, 20 हर्ज से कम की ध्वनि को कुत्ता आसानी से सुन लेता है, और 20,000 से हर्ज से ऊपर की ध्वनि को जो है वो चमगादड़ सुन सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग होने वाले जो कार्ड क्रिस्टल होते हैं वो सोडियम सिलिकेट के होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। तीसरा है सी, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उपयुक्त में कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों ये जितना मैं प्रश्न कर रहा हूँ ये कभी न कभी बीपीएससी में पूछा गया। देखिए ये 63rd बीपीएससी 2017 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर बी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है घड़ी के कार्ड क्रिस्टल बनाने के लिए। इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं आप लोगों के सामने। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ड क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है, ये ध्यान रखनी होगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, हर्ट में क्या माना जाता है? हर्ट में क्या माना जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ए होगा, आवृत्ति। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताता हूं। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना, हर्ज होता है। अर्थात हर्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत, इसका जो संकेत HZ से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक मनुष्य सामान्यतः 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 20 HZ हर्ज से नीचे का ध्वनि कुत्ता आसानी से सुन लेता है, और 20,000 से ऊपर को चमगादड़ सुन लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 64 बीपीएससी प्री 2018 में। इसका एम्पियर होता है, बोल्ट होता है, कुलाम्ब होता है, वाट होता है, उपयुक्त में एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर डी होगा, वाट होता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन बताता हूं। इसका विद्युत शक्ति पीक पावर का होता है कार्य अपॉन वर्क अपॉन टाइम। विद्युत का SI मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दृश्यम स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, क्या सीमा होती है? इसका ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है ना ऑलरेडी पूछा हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है, बीपीएससी 63rd में पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2017 में। ए ऑप्शन है 1300 से लेकर के 3900 तक, 39 से 76, 78 से 82 एंड 85 to 9800। उपयुक्त में कोई नहीं और एक से अधिक हो। इसमें इसका आंसर जो है, आंसर बी है, 3900 से लेकर के 6900 तक होता है दोस्तों। इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। दृश्यम स्पेक्ट्रम, प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। कोई भी जो है ना निश्चित सीमा रेखा को निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी और तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रम में, यह मान 3200 एंगस्ट्रम से लेकर के 8600 तक होता है, तक मानी जाती है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से लेकर के 700 नैनोमीटर एनएम बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा निर्धारण जो किया गया है 400 से 700 दिया गया है, नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार ही इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अमेरिकी नासा वैज्ञानिकों के द्वारा, नासा द्वारा जो दिया गया वो अलग है और एनसीईआरटी द्वारा अलग है, तो इसके आसपास की जो रेंज है उसे आपको विकल्प के रूप में चुनना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दोस्तों ये भी बीपीएससी 53 टू 55 तक 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इसका है 100 टू 400 नैनोमीटर, 400 टू 700, 740 टू 10,000 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 400 टू 700 है, ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका मैं एक्सप्लेनेशन ऊपर ऑलरेडी बता दिया हूँ। नाउ आर्द्रता, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता नापने के लिए क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, पायरोमीटर होता है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। बी होता है हाइग्रोमीटर, नापने के लिए आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं दोस्तों, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई अगला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों सब बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका है दाब की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, पर न्यूटन वर्ग पर मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर न्यूटन वर्ग मीटर होता है, ये आंसर होगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन में दिया है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। अब दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर, किलोग्राम घन सेंटीमीटर, उपयुक्त में कोई नहीं। ए बी सी डी ई ऑप्शन, तो इसका आंसर ई है। उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें। जो पहले मैंने इसके बताया है, इसमें ऑलरेडी बताया है कि इसका क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं आप लोगों को। इसमें देखिए हर चीज, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपको, बीपीएससी 65 में 2019 में पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, दाब, त्वरण, उपयुक्त में कोई नहीं। एबीसीडी, तो इसमें अदिश राशि दाब होती है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही है। इसका आंसर बी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें, और दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण के लिए आयतन, दाब और चाल। ये देखिए आयतन, दाब और चाल दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब और उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों विकृति की कोई राशि नहीं होती है, मात्रक नहीं होती, मात्रक नहीं होती है। ये जो ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी 65 में पूछा गया है प्री में, और इसका आंसर सी है, विकृति। इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही कथन चुनना है। अगला क्वेश्चन भी बीपीएससी 64th में पूछा गया 2018 में। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य
बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। उपयुक्त में कोई नहीं आम, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट है, बी। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। बैगनी, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है, इस घटना का क्या कारण है? ये क्वेश्चन जो है ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, 67वीं में प्री में पूछा गया है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। उपयुक्त में कोई नहीं, इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है, प्रकाश का व्यतिकरण की वजह से ऐसा दिखता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में 25 से 30 क्वेश्चन कवर करूं, कि वीडियो बड़ा भी ना और आप लोग आसानी से देख भी सकें। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने है, देखिए। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस एंड ऑल। इसमें टोटल न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। ये बीपीएससी 63 में पूछा गया है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है, जो ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु के केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होता है, न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg होता है। इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वापतन, संघनन, वाष्पन, उबलना। उपयुक्त में कोई नहीं, इसका ए आंसर होगा दोस्तों। ऊर्ध्वापतन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, किसी न किसी सीरीज के पूछा गया है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु। इसका आंसर है डी, त्रिक बिंदु। ये 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, ठोस और बर्फ, द्रव जल, ठोस बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं? कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों है। या फिर उपयुक्त में कोई नहीं, इसका आंसर ये है, ये आवेशित कण है। ये जो है आवेशित कण है। इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको। कॉस्मिक किरणें विद्युतीय चुंबक, कॉस्मिक किरणें विद्युतीय चुंबक स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन नंबर 21, 2G स्पेक्ट्रम अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? G फॉर ग्लोबल गवर्नेंट जनरेशन एंड गूगल। ये G फॉर जनरेशन होता है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है 2G पीढ़ी
2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन तथा पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, बुशवाल, ऑस्टिन। इसका आंसर है रॉबर्ट वाटसन। ये देखिए, ये भी 48th बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों के से पूर्व संकेत करने के लिए किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, गॉड पार्टिकल है क्या है? न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसॉन है, मेसॉन है, प्रोजीट्रॉन है, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हिग्स, ये है हिग्स बोसॉन, इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो का लास्ट करूंगा और आप लोग को फिर अगला पार्ट भी बहुत जल्दी बनाऊंगा दोस्तों। देखिए, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? इसमें ABCD ऑप्शन दिया है, 1928, 1930, 1932, 1950। इसका आंसर 1930 होगा आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में करूंगा दोस्तों। ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत उपयोगी है, फायदेमंद है, तो दोस्तों इसको अपने सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब जगह पहुंचाएं, लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं आपकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना करता हूं दोस्तों। जय हिंद। मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं, अगला पार्ट बहुत ही जल्द लाऊंगा, पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।